गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों का ये टॉपिक चल रहा है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेंशन्स मेंबर होते हैं ये क्या होते हैं, स्प्लाइस प्लेट क्या होती है, गैसेट प्लेट क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी देखे हुए थे हम लोगों ने। वन वे न्यूमेरिकल, टू वे न्यूमेरिकल, टू प्लेटेड होगी तब किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है आपका DSS BTUP फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है आपका। ये है आपका कॉम्प्रेशन मेंबर। तो जो कॉम्प्रेशन मेंबर होता है प्रॉपर रूप से होता क्या है इसको पहले समझेंगे क्लियर। ये क्या होता है, इसमें पहला आपका होता है कौड़ी संपीड़ांक। क्या होता है कौड़ी 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 संपीड़ांक क्या होता है। देखिए कौड़ी संपीड़ांक क्या होता है कि कॉम्प्रेशन मेंबर्स में आप लोगों ने देखा हो कि जो भी स्टील के डिफरेंट टाइप के एक शेप और साइज में एक मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये मेंबर आपको एल शेप में देखने को मिलेंगे, के शेप में देखने को मिलेंगे, जे शेप में, यू शेप में, वी शेप में। तो डिफरेंट टाइप के शेप और साइज में जो मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वही आपके होते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर। जब संपीड़ांक उपांक का खंड समायोजित हेतु मात्र कौड़ी संपीड़ांक का प्रयोग किया जाता है तब उसे कौड़ी संपीड़ांक कहा जाता है। तो इसमें कौड़ी संपीड़ांक डिफरेंट टाइप की यूज करते हैं हम लोग जब भी कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग। अब इसमें हम बात करते हैं, पहला जो टॉपिक हमारा है कि जो सेक्शंस आपका होता है, इस सेक्शंस का यूज क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज। कौड़ी संपीड़ांक में टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड। अब सेक्शन देखो डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं। संपीड़ांक कौड़ी में जो आपका होता आने वाले भार के अनुसार उसके लिए खंड के लिए समायोजन किया जाता है। संपीड़ांक के लिए उपयोग कुछ ऐसे खंड निम्न चित्र में दिखाए गए हैं। अब जैसे हमारे पास एक शेप एल शेप में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, एल शेप है आपका, ठीक है ना। ये कौन सा शेप है आपका, एल शेप है। अब एल शेप में आपको देखने को मिलेगी इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ये बाई एक्सिस आपकी हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसमें क्या होगा, ये बाई एक्सिस है आपकी, इसके बाद ये आपकी है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ आपका, ये सेंटर होगा आपका, तो मतलब वो पॉइंट आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। तो एक कौड़ी खंड, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कौड़ी खंड। सिंगल कौड़ी खंड एक किस वे में होगा आपका, सिंगल कौड़ी खंड डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वे में होगा। तो ये एल शेप में आपको मिल गया। इसी टाइप में अगर हमको देखना है दो कौड़ी खंड, मतलब एक आई शेप में आपका एक एंगुलर है आपका, उसमें डिफरेंट टाइप के डबल एंगुलर शेप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एल शेप में आपने देख लिया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एक ये प्लेट है, एक सिंगल प्लेट है आपकी। इस प्लेट में देखेंगे आप लोग ये प्लेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ये इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब इसमें देखिए ये आपकी मेन लाइन हो गई, ये मेन लाइन है आपकी। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस, और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो कौड़ी खंड। क्या होगा आपका ये, डबल कौड़ी खंड। तो डबल कौड़ी खंड में क्या है, देखिए डबल कौड़ी खंड है, एक सिंगल आपकी शेप है आई शेप का, एक कौड़ी फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया। तो ये डबल टाइप का एल शेप में देखा तो उसमें कितना कैसा था आपका, वो आपका सिर्फ
वन शेप में था, मतलब सिंगल वाला था आपका। तो ये देख लिया आपने। अब नलिकाकार शेप में हम लोग देखेंगे, नलिकाकार शेप में भी आपको देखने को मिलता है। तो डबल कोणी खंड देख लिया आपने। अब नलिका खंड में भी हम लोग जब उसका शेप बनाएंगे, देखिए ये जो शेप है आपके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शन। ये डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हैं, सेक्शंस दिख रहे हैं अभी आप लोग। तो इसमें क्या, एक सर्कल है आपका, ये है आपका नलिकाकार शेप में, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बाई एक्सिस हो गई और यहां से एक्स एक्सिस हो गई, बाई एक्सिस। और ये कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ओ पॉइंट है। तो ये आपको देखने को मिलेगी नलिकाकार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नलिकाकार शेप में। कौन सी, नलिका नलिकाकार शेप में आपको ये देखने को मिलेगी। तो क्लियर है यहां तक ही, ठीक है। ये आपको आई थिंक विजुअल होगी, सारी चीजें आपको यहाँ से दिख रही होंगी। नलिकाकार शेप में आप लोगों ने इसका सेक्शन का यूज देख लिया। अब अगर हम आई खंड की बात करेंगे, आई खंड, सिंगल आई खंड, तो आई खंड किस शेप में मिलेगा आपको, उसको साफ करता हूं। तो आई खंड में ये होगा आपका, ये आई शेप में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा आपका, ये आपका आई शेप में है, ठीक है। अब आई शेप में क्या होगा, ये आपका बाई एक्सिस होगा। ये स्टील के जब भी कोई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें इस टाइप के शेप और साइज आपको देखने को मिलता है, बाई एक्सिस। और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। आप ये सिंगल वाला था ना आपका, ये आई खंड सिंगल टाइप का है, आई खंड सिंगल। अब डबल हम आई खंड की बात करेंगे, तो डबल आई खंड में क्या होगा, इसी टाइप में डबल खंड भी आपको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हमको बनाने होते हैं जिसमें आपको चीजें देखने को प्रॉपर रूप से देखने को मिलती हैं। ये आपके पास डायग्राम है, प्रॉपर रूप से आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर रूप से ये आई शेप का है आपका, ये डबल वाला है और ये सिंगल आई खंड का है। ये चीज आप लोग देखेंगे, कुछ मैं नोट्स बनाने की कोशिश की है, इसमें आपको सारी चीजें विजिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दो चैनल खंड। अब चैनल की भी बात आती है तो चैनल खंड किस टाइप से हम लोग देखते हैं, आई खंड आप लोगों ने देख लिया ना, चैनल शेप में भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी चीजें। ये शेप साइज हम लोग जब कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चैनल शेप में सिंपली हम करते क्या है, एक ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक चैनल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक चैनल खंड और एक स्टेप में कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर जिसकी सेंट्रॉइड एक्सिस होगी, ये आपकी क्या होगी, बाई एक्सिस होगी, और ये लाइन ड्रॉ होगी आपकी, ये क्या होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। तो ये डिफरेंट टाइप के चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं, सेक्शन से आपके, ये चैनल शेप में आपको मिल गया। दो खंड चैनल शेप है आपका, दो खंड चैनल, दो खंड चैनल सेक्शन। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये अच्छे मतलब देखने के लिए बेहतर है आप लोगों के लिए, इनको सही से समझोगे तो आपके लिए बेटर रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संपीडांक उपांगों की प्रभावी लंबाई। तो जब
कोई भी प्रभाव वाले क्षेत्र होंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ होती है। इफेक्टिव लेंथ आपने देखा होगा, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, उपांग के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखेंगे हम लोग, क्लियर है, यहाँ को उसको रफ करता हूँ। अब देखिए इसमें हम लोग देखें संपीड़न उपांगों की प्रभावी लंबाई। संपीड़न उपांगों की प्रभावी लंबाई। अब प्रभावी लंबाई क्या होगा, एक तरफ लिखेंगे सिरा स्थितियां, एक तरफ है आपका सिरा स्थितियां हो जाएंगे आपका, और एक तरफ हो जाएगा आपका प्रभावी लंबाई। अब सिरा स्थितियों की बात करेंगे, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थित, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थित अवयव तथा घूर्ण निर्धारित प्रतिरोध, विपरीत प्रतिरोध। तो इसकी जो प्रभावी लंबाई रहेगी वो कितनी लेंगे हम लोग, 0.65 L, ये हम लोग क्या लेते हैं। अगर दोनों सिरा प्रभावी रूप से स्थित हैं, दोनों सिराएं किसी भी चीज के अवयव पूर्ण रूप से विपरीत का प्रतिरोध रेसिस्टेंस करते हैं, तो वहां पर हम इस चीज का यूजेस करेंगे। इस चीज की डिफरेंट जो संपीड़न की उपांग होती है उस टाइप से वहां पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा वैसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास होता है कि तन्यता अनुपात क्या क्या होता है, किस किस चीज के लिए तन्यता अनुपात, कौन कौन से उपांग के लिए कितना तन्यता अनुपात हम लोग यहां से लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप की चीजों के लिए तन्यता अनुपात किस तरीके से हम लोग वहां पर मेजरमेंट करते हैं। तो पहला है उपांग का प्रकार, पहला आ जाएगा आपका उपांग का प्रकार। इसके बाद है स्लेंडरनेस रेशियो, जो तन्यता अनुपात होता है आपका L/2 तन्यता अनुपात, L/2 तन्यता अनुपात हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो इसमें आता है आपका, पहला पॉइंट होता है अचल भार तथा चल भार वहन करने वाले उपांग। चल तथा अचल भार वहन करने वाले उपांग। अब देखिए चल भार अचल भार, चल भार मतलब मूवेबल लोड होता है, या तो फिर स्थायी रूप से भार होते हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो चल और अचल भार को वहन कर सकते हैं, तो उनका जो तन्यता अनुपात होता है वो कितना होता है, 180 तक हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट होता है हवा या भूकंपी भार वहन करने वाले। सेकंड है आपका हवा या भूकंपी भार वहन करने वाले उपांग, वहन करने वाले उपांग। तो इनका स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेते हैं हम लोग, 250 तक लेते हैं, 250 तक लेते हैं। थर्ड है आपका छत कैंची में टाई के रूप में प्रयोग किया गया
परंतु जिस पर हवा या भूकंपीय भार कारण प्रतिबल प्रत्यावर्ती करता है। तो ये दो मेन इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें ये होता है उपांग के प्रकार में कि अगर चल व अचल भार वहन करने वाले ऐसे कंपोनेंट हैं तो उनका तरलता अनुपात हम लोग 180 लेते हैं, और हवा या भूकंपीय भार वहन करने वाले होते हैं उनका हम लोग 250 लेते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, सीस्मिक लोड हो गया आपका, और स्नो लोड हो गया, उनको वहन करने वाले जो होते हैं, अब इसके थर्ड हम लोग यहां से काउंट कर सकते हैं स्नो लोड। स्नो लोड या बर्फ का लोड होता है, उसका हम लोग कितना लेते हैं, मैक्सिमम 350 तक हम लोग यहाँ तक काउंट करते हैं। तो यही चीजें इसमें इंपोर्टेंट थी आप लोगों के लिए कि कौन कौन सा तरलता अनुपात कितना होता है, कितना लिया जाता है मैक्सिमम। इन्हीं चीजों के लिए हम लोग उन्हें चैप्टर डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक और डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।